हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजनीश दुबे मैथ्स टीचर। आज हम लोग डिटर्मिनेंट 3 इस थ्योरी के इस भाग में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इट हम लोग पढ़ने वाले हैं। यूँ समझ लीजिए यह इस चैप्टर की आत्मा है, इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। शुरुआत के भले वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आप निकाल लें शुरुआत के कुछ सवाल में, लेकिन बिना इसको जाने इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और हाँ, एक और बात, अगर मेरी इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, डिटर्मिनेंट का इस सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर मेरी बात को यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा तो आगे के सारे क्वेश्चन डिटर्मिनेंट के बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। बहुत लोग तो बस थियोरी से ही सवाल बना लेंगे। कुछ एक का जो सवाल फंसेगा वो मैं NCERT 4.2 से कुछ क्वेश्चन लेकर मैं बता दूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो मैं प्रॉपर्टीज के दौरान भी बताऊंगा। एक एक प्रॉपर्टीज में बताता जाऊंगा और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपकी किताब में है वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी के पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहले ही हम लोग सीख चुके हैं कि डिटर्मिनेंट का विस्तार किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कर सकते हैं। रो से विस्तार करें या कॉलम से विस्तार करें, डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। तो जब इतना आप जान गए कि रो से एक्सपेंशन करने पर जो वैल्यू मिलता है, कॉलम से एक्सपेंशन करने पर भी वही वैल्यू मिलता है, तो फिर रो और कॉलम को डिटर्मिनेंट अलग अलग नहीं समझता। इसका मतलब रो को अगर हम कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता। तो डिटर्मिनेंट की पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि रो को अगर हम कॉलम बना दें या कॉलम को रो बना दें तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन वैल्यू, नो चेंज इन वैल्यू, वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे ये लो आप 1 2 7 8, इसमें पहला रो को आपने यहाँ पहला कॉलम बना दिया 1 2, और दूसरा रो 7 8 को भी कॉलम आपने बना दिया। अब आप यहाँ वैल्यू लिखोगे तो पहले डायगोनल मेंबर का गुना 8 गुना 1 8 माइनस 7 गुना 2 14, तो ये 8 घटा 14 माइनस 6 हुआ। और यहाँ भी तो फिर वही बात है, 1 गुना 8 8 माइनस 7 गुना 2 14, तो फिर वही बात है माइनस 6। दोनों जगह वैल्यू कहाँ चेंज हुआ? तो डिटर्मिनेंट में रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदलने से डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता है ना। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी बताते वक्त आगे पीछे ना हो, इसके लिए मैंने एक छोटा सा डेटा तैयार किया है ताकि आप लोग को सुविधा हो, वरना मैं तो किसी भी तरह से आगे पीछे बता दूं, लेकिन अगर इस तरीके से बताऊंगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी आप जान लीजिए, डिटर्मिनेंट के किसी एक लाइन में कोई संख्या से गुणा करते हैं तो पूरा डिटर्मिनेंट उतना गुणा हो जाता है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जैसे एक डिटर्मिनेंट है आपका A B C X Y Z L M N, मैं कह रहा हूँ आपसे कि डिटर्मिनेंट की किसी एक लाइन में अगर कोई संख्या से गुणा करे, जैसे मैंने चुन लिया आपका पहला लाइन में सब जगह मैं K से गुणा करूँ तो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू ही K गुणन हो जाता है। डिटर्मिनेंट जो है ना पहले से A B C X Y Z L M N, अब ये वाला इसके बराबर नहीं होगा, बल्कि पहले वाले डिटर्मिनेंट का K गुना अब इसके बराबर होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने कहा डिटर्मिनेंट में किसी एक लाइन के सब मेंबर में एक संख्या से गुणा करते हैं तो डिटर्मिनेंट उतना गुना हो जाता है। अगर इस लाइन में मैंने 5 से गुणा किया रहता तो डिटर्मिनेंट 5 गुणन हो जाता है। अगर इस लाइन में मैंने 7 से गुणन किया रहता तो डिटर्मिनेंट 7 गुणन हो जाता है। अच्छा, मैंने बोला किसी एक लाइन, सब लाइन नहीं, है ना। मतलब अगर हम दूसरा लाइन या तीसरा लाइन में भी गुणा करते तो यही फर्क पड़ता है। सपोज दैट आपका ये A B C X Y Z L M N, और यहाँ दोबारा मैं लिख रहा हूँ A B C X Y Z L M N, ये दोनों सेम चीज़ है तो वैल्यू तो सेम होगा। अब मैं अगर दूसरे लाइन में K से गुणा करूँ तो भी डिटर्मिनेंट K गुणन हो जाएगा। इसका ठीक उल्टा आप ऐसे समझिए कि डिटर्मिनेंट में कोई संख्या से हम गुणा करेंगे यदि, तो अंदर जाकर किसी एक ही लाइन से गुणा होगा, चाहे वो पहला लाइन से गुणा हो या दूसरा लाइन से गुणा हो या तीसरा लाइन से गुणा हो। देखिए मैं इसी बात को लिख रहा हूँ,
है ना। कैमरा इधर कर लीजिएगा। जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन, मैं इसमें के से गुणा कर रहा हूँ। मैं वही बात लिख रहा हूँ उल्टा, बस मुझे समझाना है ना, इसलिए मैं भिन्न भिन्न तरीके से लिखकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम लोग चाहें तो ये अंदर घुसकर किसी एक लाइन, मतलब किसी एक रो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, या पहला कॉलम या दूसरा कॉलम या तीसरा कॉलम, यानी 6 अलग तरीके से ये काम हो सकता है ना, लेकिन किसी एक ही लाइन में होगा। जबकि मैट्रिक्स में क्या था कि कोई संख्या से गुणा करते थे तो अंदर में उस सब लाइन में गुणा होता था। ये सब लाइन में गुणा नहीं हो रहा है, ये केवल एक लाइन में गुणा हो रहा है। जैसे के ए, के बी, के सी, एक्स वाई जेड एल एम एन, देखिए केवल पहला लाइन में गुणा हुआ, या तीसरा लाइन में भी गुणा हो सकता है। ये ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन जस का तस रहा और केवल तीसरा लाइन में गुणा हुआ, या किसी कॉलम में गुणा हो सकता है। मान लीजिए पहला ही कॉलम में गुणा हो सकता है, के ए, के एक्स, के एल, और ये बी सी, ये वाई जेड, ये एम एन। इसी तरह से तीसरा कॉलम में गुणा हो सकता है। तो पहला कॉलम ए एक्स एल ज्यों का त्यों, दूसरा कॉलम बी वाई एन ज्यों का त्यों, और तीसरा कॉलम में के से गुणा कर रहे हैं तो के सी, के जेड, के एन, के सी, के जेड, के एन। इस तरह से हुआ डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट में कोई संख्या से गुणा करते हैं तो अंदर में किसी एक ही लाइन में गुणा होता है, और ठीक उसी तरह से उसका विपरीत, अगर किसी एक ही लाइन के सब मेंबर में एक ही फैक्टर हो कॉमन, तो वो डिटर्मिनेंट से कॉमन हो जाएगा, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि मैं आपको यहाँ 2 बात बोला कि डिटर्मिनेंट में कोई संख्या से गुणा करेंगे तो अंदर एक ही लाइन में गुणा होगा, और दूसरा अगर किसी एक ही लाइन में एक गुणनखंड हो सभी सदस्यों में तो वो कॉमन हो जाएगा, है ना। ठीक उसी बात को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। जैसे कहीं 2 4 8 है, 7 3 2 है, 8 9 6 है, तो यहाँ पहला लाइन के सब मेंबर में गुणनखंड 2 है, कॉमन हो गया। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8, अब बाकी 7 5 2 8 9 6, बाकी जस का तस। और मान लीजिए अलग अलग लाइन में अलग अलग गुणनखंड होता है। पहला लाइन 2 का 2 4 6, दूसरा लाइन 7 7 चौक 28 और 7 5 35, तीसरा लाइन में 5 का 5 7 35 और 5 दूनी 10 रहता। तो देखिए पहला लाइन के सब मेंबर में फैक्टर 2 है, दूसरा लाइन के सब मेंबर में फैक्टर 7 है, और तीसरा लाइन के सब मेंबर में फैक्टर 5 है। तो इस तरह से पहला लाइन से 2 कॉमन हो जाएगा। पहला लाइन से जब 2 कॉमन होगा क्या बचेगा? 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6। दूसरा लाइन से 7 कॉमन करते हैं तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 5 35। तीसरा लाइन से 5 कॉमन करेंगे तो 5 एकम 5, इसको मतलब 5 से भाग दे देंगे। बाहर जो कॉमन करेंगे किसी एक लाइन में उससे भाग दे देंगे। यूँ समझिए बाहर जो चीज़ कॉमन कर रहे हैं अंदर में किसी एक लाइन में उससे हमको भाग देना है। तो बाहर जब हम 5 कॉमन कर रहे हैं मतलब ये किसी एक लाइन जिसमें वो भाग लग सकता है। मैंने तीसरा लाइन चुना है तो तीसरा लाइन में मैं भाग दूंगा। 5 एकम 5, 5 7 35 और 5 दूनी 10, इस प्रकार से। और ये 2 7 14, 5 70, जो भी है इस प्रकार से हुआ। तो आपने इसमें यह सीखा कि कोई संख्या गुणा करेंगे तो अंदर में किसी एक ही लाइन में गुणा होगा और कोई संख्या कॉमन भी करना होगा तो अलग अलग लाइन से अलग अलग कॉमन होगा। अच्छा, कॉमन करने के बाद कोई ये वाला हिस्सा आपसे दिखाए और पूछे कि बताओ भाई 2 किस लाइन से कॉमन हुआ है, 7 किस लाइन से कॉमन हुआ है, 5 किस लाइन से कॉमन हुआ है, तो जब तक से आपके सामने ये नहीं रहेगा आपको पता नहीं चलेगा। केवल इसको देखकर अनुमान नहीं लगा सकते कि ये इनमें से कौन किस लाइन से कॉमन हुआ है। ठीक है, तो आपका जो उद्देश्य था वो फुलफिल हुआ। इसे याद कर लेना है कि डिटर्मिनेंट में कोई संख्या से गुणा करेंगे तो अंदर में एक ही लाइन में गुणा होगा और अगर एक ही लाइन के सब सदस्यों में कोई गुणनखंड है तो डिटर्मिनेंट से कॉमन हो जाएगा। और इस प्रकार अलग अलग लाइन से अलग अलग कॉमन होगा, भले बाहर निकाल कर एक ही साथ गुणा होगा। ये बता दिया मैंने।
चलिए डिटरमिनेंट दूसरा था, इस पर बेस्ड एक प्रॉपर्टी है, यूज़फुल है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है, आप देख लीजिए, आपके किताब में भी क्वेश्चन होगा। ये दूसरा प्रॉपर्टी था, इस दूसरा प्रॉपर्टी पर बेस्ड तीसरा चीज़, दूसरा प्रॉपर्टी पर ये बेस्ड जो बात है उसमें ये है कि यदि ए 3/3 का मैट्रिक्स n बाई n का मैट्रिक्स वाला मैट्रिक्स है, यही समझिए कि कोई डिटर्मिनेंट है n बाई n ऑर्डर का, मतलब उसमें n लाइन है, n रो n कॉलम्स है, और कोई संख्या से गुणा करके उस डिटर्मिनेंट में कोई संख्या, एक सेकंड, मैट्रिक्स ही है, मैट्रिक्स में कोई संख्या k से गुणा कर दिए, तो मैट्रिक्स वाले नियमानुसार k जो संख्या मैट्रिक्स में गुणा हुआ है तो नियम कहता है कि अंदर में सब लाइन में गुणा होगा। मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट का नियम अलग होता है, डिटर्मिनेंट में कोई संख्या से गुणा करते हैं तो अंदर में एक ही लाइन में गुणा होता है, लेकिन मैट्रिक्स में कोई संख्या गुणा होता है तो अंदर में सब लाइन में गुणा होता है। तो मैंने बोला कि यह मैट्रिक्स है, इसमें मैंने k से गुणा किया, तो यहाँ n लाइन है, तो nों लाइन में गुणा हुआ और डिटर्मिनेंट बना दिए। तो अब जब डिटर्मिनेंट बन गया तो अब डिटर्मिनेंट का नियम अप्लाई करना है, हर एक लाइन में अब वहाँ k गुणा हुआ है तो हर एक लाइन से अलग अलग k कॉमन होगा, तो k वहाँ n बार कॉमन होगा, k का पावर n गुना a का डिटर्मिनेंट। ये प्रॉपर्टी आपको समझना है। चलिए मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक उदाहरण लेकर के। एक्सप्लेनेशन, यहाँ उदाहरण देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि A एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, A B C X Y Z L M N। तो इस प्रॉपर्टी में ये कहा गया है कि अगर यह 3/3 ऑर्डर का है और इसमें कोई संख्या मैंने गुणा कर दिया, अब फिर मैंने डिटर्मिनेंट बनाया, तो वहाँ k एक बार नहीं 3 बार कॉमन होगा, k 3 बार कॉमन होगा और तब डिटर्मिनेंट a बचेगा, यानी k क्यों a का डिटर्मिनेंट आएगा। इस थ्योरी में ये कहा गया है अगर a 4/4 ऑर्डर का रहता, अगर a मैट्रिक्स 4/4 ऑर्डर का रहता और उसमें हम k से गुणा करते तो चारों लाइन में गुणा होता और कॉमन करते समय 4 बार कॉमन होता और मान में k का पावर 4 आता। चलिए इसी को मैं दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पहले k a निकालते हैं, k यानी मैट्रिक्स a में हम k से गुणा कर रहे हैं, ये A B C X Y Z L M N। तो मैट्रिक्स के नियमानुसार अंदर में सब मेंबर में गुणा होगा, k A k B k C k X k Y k Z k L k M k N, और ये मैट्रिक्स है। अब इसको हम डिटर्मिनेंट बना दिए, k A k B k C जस का तस मैंने इसको लिखा। अब डिटर्मिनेंट जब बन गया तो डिटर्मिनेंट के नियमानुसार हर एक लाइन से अलग अलग कॉमन होगा, तो पहला लाइन से भी k कॉमन होगा, दूसरा लाइन से भी और तीसरा लाइन से भी, तीनों लाइन से k कॉमन होगा। और कॉमन होने के बाद उसी तरह से A B C X Y Z L M N, k हट गया तो फिर ये k क्यू हो गया है ना, फिर ये k क्यू हो गया, और डिटर्मिनेंट ये वही वाला है ना, a का डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स a का डिटर्मिनेंट है तो a का डिटर्मिनेंट है ना। तो इसको आपको समझना है। चलिए उसी बात पर मैं यहाँ 2-3 एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने कहा एक क्वेश्चन में कि भाई a जो है a 2/2 मैट्रिक्स है, फिर मैंने कहा कि अब मुझे 3a का डिटर्मिनेंट का मान बताइए। तो कहिएगा कि जब 2/2 मैट्रिक्स है और 3 से गुणा किया गया तो 3 उसके दोनों लाइन में गुणा हुआ है, और डिटर्मिनेंट बना दिए तो 3 2 बार कॉमन होगा दोनों लाइन से, 3 गुना 3 तो 9 गुना डिटर्मिनेंट है। अच्छा एक क्वेश्चन लिया मैंने कहा कि a 3/3 मैट्रिक्स है और a का डिटर्मिनेंट 5 है। अब यहाँ आप कीजिए 2a का डिटर्मिनेंट बताइए। तो आप कहिए कि जब a 3/3 का मैट्रिक्स है और इसमें 2 गुना हुआ तो 2 तीनों लाइन में गुना हुआ, 2 तीनों लाइन में है। अब डिटर्मिनेंट में से 2 जो है तीनों लाइन में से अलग अलग कॉमन होगा, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 क्यूब,
और तब ए का डिटर्मिनेंट, तो 2 क्यू 8 हो गया और ए का डिटर्मिनेंट 5 है, 8 5 40, ये आंसर हुआ। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत है? ठीक इसी आधार पर अगर ए जो है 4/4 ऑर्डर का रहता तो मैट्रिक्स में जो गुणा करते वो चारों लाइन से कॉमन होता है। चलिए इसी में आगे मैं कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को। ये सब प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोग की सुविधा के लिए लिखा है। हाँ, डिटर्मिनेंट 2 में ही आप लोग को जब मैं बता रहा था वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ एनी ऑर्डर ट्रिक की मदद से निकालना बता रहा था, तो मैंने आपको समझाया था कि देखिए डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डायगोनल सदस्यों का गुणा होता है। चौथी बात, ये 3 बातें हुई थी, चौथी बात वही लिख देते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डायगोनल यानी विकर्ण के सदस्यों का गुणा, डायगोनल सदस्यों का गुणन होता है। डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डायगोनल सदस्यों का गुणन होता है। ये हुआ, एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे A0 0 0 B 0 0 0 C। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स की परिभाषा के अनुसार डायगोनल पर कुछ भी हो सकता है, मगर डायगोनल के ऊपर भी 0 होना चाहिए और डायगोनल के नीचे भी। डायगोनल के ऊपर के सारे सदस्य 0 हैं, नीचे हैं, तो वैल्यू डायगोनल मेंबर्स का गुणा A गुना B गुना C। आप इसे सामान्य तरीके से विस्तार करेंगे, मैंने वहाँ डिटर्मिनेंट 2 में इसे साबित करके दिखाया है। सामान्य तरीके से विस्तार करेंगे तो यही आएगा। जैसे एग्जाम्पल 2 0 0 0 5 4 0 0 0 3 डायगोनल मैट्रिक्स है का डिटर्मिनेंट है। डायगोनल पर जो भी हो, डायगोनल के ऊपर सारा सदस्य, डायगोनल के ऊपर सारा सदस्य 0, डायगोनल के नीचे भी सारा सदस्य 0, इसलिए मान डायगोनल सदस्यों का गुणा 2 गुना 4 गुना 3 2 चौका 8 3 24। ऐसे में यूनिट मैट्रिक्स भी तो डायगोनल सदस्य ही होता है। ऐसे में यूनिट मैट्रिक्स भी तो डायगोनल सदस्य ही होता है। तो यूनिट मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट डायगोनल सदस्यों का गुणा 1 गुना 1 गुना 1 यानी 1। इसका नाम यूनिट मैट्रिक्स जब पढ़ा था तो इसी गुण के चलते पढ़ा था, है ना। यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? तो यूनिट मैट्रिक्स कहिए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहिए। अब इसी में एक और चीज़, चौथी बात मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। नहीं, 4 हो ही गया, पांचवी बात। हाँ, रोज या कॉलम। देखिए, यदि मैंने यहाँ शुरुआत में ही बता दिया है कि रोज को कॉलम्स में बदल सकते हैं और कॉलम्स को रो में बदल सकते हैं, है ना। तो जो बात मैं रो के लिए बताऊँ आपको समझना है कि वो बात कॉलम के लिए भी है, और जो बात मैं कॉलम के लिए बताऊँ समझना है कि वो रो के लिए भी है। तो एक प्रॉपर्टी है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई 2 रो समान हो या समानुपाती हो तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। क्या मैंने बताया, है ना, 5वीं बात, ठीक है। यदि किसी डिटर्मिनेंट के 2 रोज या कॉलम्स, 2 रो बोलें या 2 कॉलम्स बोलें, आपस में समान हो या समानुपाती हो, समान हो या समानुपाती हो, तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। देख लीजिए कैसे। मान लीजिए मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया XYZ और नीचे वाला ABC ये 2 रो में नीचे वाला ये दोनों लाइन समान है ना, तब इसका वैल्यू पक्का 0 आएगा। इसलिए सवाल में अगर कभी ऐसा मिल रहा है सिचुएशन, तो हाँ आप डायरेक्ट वैल्यू 0 लिख दें। उस सवाल में आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कैलकुलेशन करके समझ लिया जाए। पहला रो से एक्सपेंड करते हैं, तो X Y
जेड प्लस माइनस प्लस एक्स के साथ क्या आएगा, एक्स का रो और कॉलम छोड़े ये आया बी सी बी सी। वाई के साथ क्या आएगा, वाई का कॉलम और रो छोड़े, वाई का कॉलम छोड़े और वाई का रो छोड़े, ए सी ए सी ए सी ए सी। जेड का रो और कॉलम छोड़े, ए बी। तो वैल्यू एक्स के साथ बी सी घटाओ बी सी, वाई के साथ ए सी घटाओ ए सी। कैलकुलेशन ऐसे ना होगा, ए सी घटाओ ए सी। जेड के साथ ए बी घटाओ ए बी, तो सब आपस में कैंसिल हो गए। मतलब जितना टर्म प्लस में आता है उतना ही टर्म माइनस में हो जाता है। और ये एक्स गुना जीरो, वाई गुना जीरो, जेड गुना जीरो, तो वैल्यू हो गया जीरो। ये कोई दो रो जब समान है तब असमानुपाती वाला सिचुएशन ले लिया जाए, एक्स वाई जेड है। समानुपाती का मतलब क्या होता है जी, दो रो समानुपाती है मतलब पहले ही रो में कोई संख्या से गुणा करने पर दूसरा रो मिला हुआ है। जैसे इसी में हम 2 से गुणा कर दिए हैं तो 2a 2b 2c है। दो रो समानुपाती होने का मतलब यही है कि पहला रो में कोई संख्या से गुणा किए हैं तो दूसरा रो मिल गया है, या दूसरा रो में कोई संख्या से गुणा किए हैं तो पहला रो मिल गया है ना। तब इसमें जैसे अभी जब समान संख्या से गुणा हुआ है, समानुपाती है, तो वो जो समानुपात वाला जो गुणक है वो कॉमन हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 है, 2 कॉमन हुआ, एक्स वाई जेड ए बी सी, तो ऊपरे वाला ना है, तो 2 गुना 0। तो डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम समान हो या समानुपाती हो, डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को। अगली बात हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट न, एक और बात उसके पहले, ये 5 नंबर था ना 6 नंबर। यदि किसी डिटर्मिनेंट के एक ही रो या कॉलम के सारे सदस्य शून्य हो तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। सुना आपने, मैंने कहा यदि कोई एक कॉलम या एक रो के सभी सदस्य 0 हों, के सभी सदस्य शून्य हों, तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। जैसे एक्स वाई जेड 0 0 0 ए बी सी, कोई भी एक लाइन का सब सदस्य यदि 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने पर वैल्यू 0 आएगा। आप एक्सपेंड करके इसको देख लो। आप जब एक्सपेंड करोगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक्स वाई जेड 0 0 0 ए बी सी, आप जब एक्सपेंड करोगे तो किसी भी रो से कर सकते हो, तो क्यों ना इसी से किया जाए। 0 0 0 माइनस प्लस 0, फिर इसके साथ कुछ ना कुछ गुणा में आएगा ना, मगर 0 से गुणा होकर के सब 0 हो जाएगा। तो अगर किसी एक ही लाइन या कॉलम के सारे सदस्य 0 हो तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। अच्छा, इसी में अगला, ये 6 नंबर आपने देखा, 7वां नंबर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। 7वां नंबर, 3/3 ऑर्डर वाले, 3/3 ऑर्डर वाले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। असल में 3/3 ऑर्डर नहीं, विषम ऑर्डर वाले 3/3 हो या 5/5 हो या 7/7 हो, है ना, विषम ऑर्डर वाले सभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। चलिए देख लीजिए, आपकी किताब में दिया हुआ भी है। आपकी किताब में ये किस सवाल में दिया है, आपकी किताब में ये सवाल नंबर 6 है, एनसीईआरटी का 4.2 का एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, कर प्रूव कीजिए 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हम लोग को साबित करना है कि 0 है डिटर्मिनेंट इसका।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान डायगोनल पर 0 होता है और ऊपर नीचे वाले विपरीत चिन्ह के होते हैं। मान लिया इसका वैल्यू डेल्टा है, सपोज दैट इसका वैल्यू डेल्टा है, 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, सपोज दैट। अब ऐसा करते हैं, आप तो जानते ही हैं रो को कॉलम्स में और कॉलम्स को रो में बदला जा सकता है। पहला प्रॉपर्टी तो सभी रोज को संगत कॉलम्स में बदल दे रहे हैं, 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। पहला रो को पहला कॉलम, दूसरा रो को दूसरा कॉलम, तीसरा रो को तीसरा कॉलम, इस प्रकार से मैंने बना दिया। अब ऐसा करें, तीनों में से माइनस कॉमन कर लें, है ना। कैमरा इधर लगेगा, इतना दूर में हम बनाएंगे, है ना। तीनों में से हम माइनस कॉमन कर लें तो माइनस 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 3 बार ना कॉमन होगा। तीनों में से -1 -1 -1 एक तरह से कॉमन हुआ, एक तरह से माइनस माइनस तीनों में से हमारा कॉमन हुआ। तो चिन्ह में अब सबका चिन्ह बदलेगा, चूँकि सब लाइनें से हम माइनस कॉमन कर चुके। तो 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी और फिर बी सी 0, ये तो माइनस है। अब इसको आप मिलाइए, ये वही डिटर्मिनेंट है ना जिसे आपने डेल्टा माना था, तो हो गया माइनस डेल्टा, है ना। तो यहाँ दिख रहा है ना। तो यहाँ आपका एक तरह से निष्कर्ष क्या आया, यहाँ निष्कर्ष आया आपका कि डेल्टा का मान माइनस डेल्टा है। कौन सी संख्या ऐसी है कि माइनस बराबर लगाने पर भी बराबर रहे, सिर्फ 0 है ऐसा। उसी में माइनस डेल्टा इधर लाएंगे तो डेल्टा प्लस डेल्टा बराबर 0, 2 डेल्टा बराबर 0, तो डेल्टा बराबर 0/2 और हो गया 0। इस प्रकार से ये साबित हुआ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। दो मैट्रिसेस के गुणा का होल डिटर्मिनेंट बराबर पहला मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट गुना दूसरा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। इस पर कुछ एक क्वेश्चन आते हैं, अपने से इसको देख सकते हैं, जांच सकते हैं। ए और बी की जगह 2 स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर के एक बार इधर वाला का मान एक बार इधर वाला का मान निकाल कर देखिएगा। और जैसे ये 2 मैट्रिसेस के लिए मैंने बताया, वैसे ही कितना हो मैट्रिसेस के लिए। अब इसी आधार पे आप ये समझ लीजिए कि अगर 3 मैट्रिक्स हो गुणा में, तो होल डिटर्मिनेंट मतलब पहला का डिटर्मिनेंट गुना दूसरा का डिटर्मिनेंट गुना तीसरा का डिटर्मिनेंट। आइए मैं इसके कुछ इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ, यहीं पर नोट। इससे एक निष्कर्ष निकलता है, इससे एक निष्कर्ष ये निकलता है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए ए का पावर एन का होल डिटर्मिनेंट बराबर ए के डिटर्मिनेंट का पावर एन। अब देख लीजिए ना आप, यहाँ ये LHS जो है इसका ए का पावर एन का डिटर्मिनेंट, मतलब ए गुना ए गुना ए गुना ए एन बार एन टाइम्स का होल डिटर्मिनेंट। और यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि 2 मैट्रिक्स गुना में हो यदि, तो होल डिटर्मिनेंट बराबर पहला का डिटर्मिनेंट गुना दूसरा का डिटर्मिनेंट। फिर मैंने 3 को लेकर यही बात बोला। तो इस आधार पर स्पष्ट है कि कितना भी बार मैट्रिक्स हो, होल डिटर्मिनेंट बराबर पहला का डिटर्मिनेंट गुना दूसरा का डिटर्मिनेंट गुना तीसरा का डिटर्मिनेंट डॉट 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 एन बार तक। अब यहाँ पहला का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, तो या फिर ऐसे ही देखिए, ये डिटर्मिनेंट ए गुना डिटर्मिनेंट ए गुना डिटर्मिनेंट ए, ये एन बार है, मतलब डिटर्मिनेंट ए का होल पावर एन हो गया। चलिए इस पर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, है ना। मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने अपने से लिखा है। एक क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे मान लीजिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स है अल्फ़ा 0 3 अल्फ़ा ऐसे, और बता दिया कि इसका क्यूब डिटर्मिनेंट ए का क्यूब बराबर है 125। अब आपसे कहा गया कि तो अगर ये दोनों बात दी गई हैं तो बताइए अल्फ़ा क्या होगा। तो आपको पता है कि ऐसे दिया गया है, ए क्यू का डिटर्मिनेंट बराबर 125। तो पहले तो आप ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो, या नहीं भी निकालो, इसी को लेकर चलो आप। ए क्यू का डिटर्मिनेंट बराबर 125। तो आपको बता दिया गया है कि ए का पावर एन का डिटर्मिनेंट मतलब
ए का पावर एन का होल डिटर्मिनेंट मतलब ए का डिटर्मिनेंट का होल पावर एन। तो उस आधार पर यहाँ भी ए क्यूब का होल डिटर्मिनेंट मतलब ए के डिटर्मिनेंट का पावर 3 बराबर 125। अब ए का डिटर्मिनेंट यहाँ से मिल जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर, या लिख दीजिए यहीं पर अल्फ़ा 0.3 अल्फ़ा बराबर 125 है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3, हाँ होल पावर 3 है, होल पावर 3। और इधर है आपका 125, सॉरी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 0, इधर 125 तो 5 का क्यूब लिखे, दोनों तरफ से क्यूब हटा, फिर अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 5। देखिए कटाने की प्रक्रिया नहीं है, बस समझने के लिए हम लोग कटा देते हैं, वरना यूं ही छोड़ा जाता है, ऐसे ही हटा देते हैं, कटाते नहीं हैं हटाते हैं, है ना। तो समझिए कि मैं हटा रहा हूँ, कटा नहीं रहा हूँ। और फिर अल्फ़ा बराबर √5, इस तरह से इसका मान मिल गया, वो भी प्लस माइनस। तो इस तरह के क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आप लोगों से बनेंगे। आइए 9 नंबर प्रॉपर्टीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें मुझे बताना ये है आपको कि यदि ये एक रो के सभी सदस्य, यदि एक रो के सभी सदस्य दो संख्या या व्यंजकों के जोड़ के रूप में हो तो उस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट के जोड़ के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। सुना आप लोगों ने? यदि किसी एक डिटर्मिनेंट में, सब लाइन नहीं, एक ही लाइन का सब सदस्य 2 संख्याओं के जोड़ के रूप में हो तो उस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट के जोड़ के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी नंबर 8 था, और हाँ प्रॉपर्टी नंबर 9 जैसे कहीं लिखा हुआ है a + λ1 b + λ2 और c + λ3, और उसके बाद है आपका x y z l m n। तो मैंने क्या कहा, अगर किसी एक ही लाइन, मैं सब लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, सब लाइन के लिए भी होता है, लेकिन हर एक लाइन के लिए अलग अलग काम किया जाएगा। पहला लाइन के लिए अलग, दूसरा लाइन के लिए अलग, तीसरा लाइन के लिए अलग। तो अगर एक ही लाइन का सब सदस्य 2 संख्याओं का जोड़ हो तो वह डिटर्मिनेंट 2 डिटर्मिनेंटों में तोड़ा जा सकता है। और जब 2 डिटर्मिनेंटों में तोड़ेंगे तो वो दोनों डिटर्मिनेंट में नीचे वाला ये दोनों लाइन सेम रहेगा। वो जो 2 संख्याओं का जोड़ है उसमें से सबका पहला खंड पहला डिटर्मिनेंट में और दूसरा खंड दूसरा डिटर्मिनेंट में। ध्यान दीजिएगा तो ज़रा, क्या ये कैमरा में आ रहा है? ये भी। तो इसका पहला खंड पहला डिटर्मिनेंट में और इसका दूसरा खंड λ1 λ2 λ3। अब बाकी x y z l m n x y z l m n। इसे आप अपने से प्रूव कर सकते हैं, प्रूव करने में कुछ नहीं, इधर भी एक्सपेंड कीजिएगा इधर भी एक्सपेंड कीजिएगा तो प्रूव हो जाएगा। या चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे आप LHS कर रहे हो, LHS कर रहे हो तो a + λ1 के साथ इसका रो और कॉलम छोड़ के y z m n, और b + λ2 इसके साथ b + λ2 के साथ इसका कॉलम और रो छोड़ के, कॉलम और रो छोड़ेंगे तो ये वाला छूट जाएगा, ये x z l n। और फिर तीसरा c + λ3 इसके साथ इसका कॉलम और इसका रो छोड़ के x y l m। ये आपका LHS है, जियों का तो रहने दीजिए। आइए अब RHS पर बात करते हैं। हमको बस यही ना दिखाना है कि LHS और RHS बराबर है। तो LHS में 2 डिटर्मिनेंट हैं। LHS में सेम जो इधर है वही इधर है, अंतर सिर्फ ऊपर वाली लाइन का है। तो सेम यही डेटा आएगा, बस ऊपर वाली लाइन जहाँ a + λ1 b + λ2 और c + λ3 लिख रहे हैं, मतलब सेम इसी को हम लिखेंगे जहाँ a + λ1 a + λ2 b + λ2 और c + λ3 है, वहाँ बदलाव होगा, वहाँ पर ABC हो जाएगा। तो a y z m n, b x z l n, c x y l m, और फिर उसके बाद प्लस दूसरा वाला डिटर्मिनेंट में ये λ1 है तो λ1 और सेम y z m n, क्योंकि निचला लाइन तो सेम है ना। जब निचला दोनों लाइन सेम है सब जगह, तो सब जगह ये जो को फैक्टर आ रहा है वो भी सेम होगा, क्योंकि को फैक्टर तो निचला 2 लाइन से ही ना बना रहे हैं। तो फिर उसके बाद λ2 के साथ है आपका यही x z l n
सी के साथ एक्स वाई एल एम। अब चूंकि ये दोनों लाइन, ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन, दोनों आपस में जोड़ है, तो जब जोड़ है और ये दोनों पदों में सेम चीज़ है तो सेम चीज़ वो कॉमन कर लेते हैं। दोनों का छोटा डिटर्मिनेंट गुणा में है, सेम कॉमन करेंगे तो वाई जेड एम एन कॉमन होगा और ये हो जाएगा आपका ए प्लस लेमडा वन। अब वैसे ही यहाँ भी ये दोनों पद में से ये वाला डिटर्मिनेंट कॉमन करेंगे, बी प्लस लेमडा टू और हो जाएगा एक्स जेड एल एन, और फिर सी प्लस ये लेमडा थ्री है, सी प्लस लेमडा थ्री और ये हो जाएगा एक्स वाई एल एन। इस प्रकार से ये हुआ हम लोग का। समझ रहे हैं आप लोग बातों को? आप मिला कर देखिए, एल एच एस और आर एच एस सेम है। वो एल एच एस मैंने किया था और ये आपका आर एच एस है। यहाँ एल एच एस बराबर आर एच एस। आपको कहीं सवाल में ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार समझने के लिए समझाया। आपको तो बस इतना जानना है कि अगर किसी एक ही लाइन का सब मेंबर दो दो पदों का जोड़ हो तो उसे दो डिटर्मिनेंट में हम लोग तोड़ सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब सवाल में जहाँ दिखेगा वहीं तोड़ना शुरू कर देंगे। तोड़ेंगे तो वहाँ हम जहाँ तोड़ने से हमको लाभ होता हो। जैसे आपको मैं समझा रहा हूँ 4.2 का पहला सवाल ठीक इसी प्रॉपर्टी पर मैं बताने जा रहा हूँ। ये निचला मैं मिटाऊंगा। 4.2 का पहला सवाल ठीक इसी प्रॉपर्टी पर बनेगा, समझाता हूँ मैं। देखिए आपकी सुविधा के लिए NCERT 4.2 का पहला सवाल दिया हुआ है कि बिना प्रसरण किए यानी बिना किसी एक्सपेंशन के सारणिक गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए यानी डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं उनका इस्तेमाल करते हुए निम्नलिखित प्रश्न 1 और 5 को सिद्ध कीजिए। 1 से लेकर 5 तक, यहाँ जो भी प्रश्न है 1 से लेकर के 5 तक, वो सबको सिद्ध करना है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। एक्सपेंशन नहीं करना है, तोड़ना नहीं है R1 के एलोंग या R2 के एलोंग। तो क्वेश्चन है हमारा एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी बराबर 0 हम लोग को प्रूव करना है। वेरी सिंपल, जैसा कि मैंने बताया, अगर एक ही लाइन का सब मेंबर दो दो संख्याओं का जोड़ हो तो वह दो डिटर्मिनेंटों में टूट जाता है। तो यहाँ तो एक ही कॉलम, ये तीसरा कॉलम है ना, ये यहाँ तीसरा कॉलम दो दो पदों का जोड़ है, दो दो संख्याओं का जोड़ है, तो इसे दो डिटर्मिनेंटों में तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे जब हम लोग तो ये पहला दूसरा लाइन सेम रहेगा दोनों डिटर्मिनेंट में। पहला लाइन एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स वाई जेड ए बी सी, अंतर क्या होगा? तीसरा कॉलम का पहला खंड पहला डिटर्मिनेंट में और दूसरा खंड दूसरा डिटर्मिनेंट में। फिर आपको तो सिखाया गया है आज ही कि अगर कोई दो लाइन, चाहे वो दो रो हो या दो कॉलम हो, आपस में समान होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। तो यहाँ पर ये कॉलम 1 और कॉलम 3 समान है ना, तो इसका वैल्यू 0 हो गया। और यहाँ पर ये कॉलम 2 और कॉलम 3 समान है तो इसका भी वैल्यू 0 हो गया। तो 0 + 0 0 हो गया, प्रूव हो गया। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए बताया मैंने। ऐसा नहीं है कि तोड़ के सवाल को हम लोग बड़ा बनाएंगे। जब आपको लगे कि तोड़ने से लाभ है तभी तोड़िए, नहीं तो मत तोड़िए। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी उसको सीखने के लिए कई चीज़ें जाननी है। वहाँ बस मैं दिखा रहा हूँ, बस तोड़ने वाली प्रक्रिया समझने के लिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ कैमरे का ध्यान इधर लाइएगा, है ना। एक डिटर्मिनेंट है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 + x³ 1 + y³ 1 + z³, ये डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ भी तो इसी की तरह है, जैसे यहाँ तीसरा कॉलम दो दो पदों का जोड़ था, यहाँ भी तीसरा कॉलम दो दो पदों का जोड़ है ना। यहाँ तक ध्यान लाना है कैमरा का, है ना, इधर तक है पूरा, इधर तक पूरा। तो ऐसे में इसको हम लोग दो डिटर्मिनेंट में तोड़ेंगे तो तोड़ने में केवल यही ना बदलाव होगा, बाकी सब तो सेम होगा। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अब पहला खंड 1 1 1 और वैसे ही एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और फिर उसके बाद इसी तरह से तीसरा खंड x³ y³ z³। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? ये हुआ हम लोग का
तो एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। और इसमें देखिए पहला रो के सभी मेंबर में से एक्स कॉमन होगा, दूसरा रो के सभी मेंबर से वाई और तीसरा रो के सभी मेंबर से जेड। तो एक्स वाई जेड तीनों कॉमन हुआ। अभी तक जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे उसका यूज हुआ। पहला रो से एक्स कॉमन हुआ है तो 1 एक्स एक्स स्क्वायर, दूसरा रो से वाई कॉमन हुआ है 1 वाई वाई स्क्वायर, फिर 1 जेड जेड स्क्वायर। समझ रहे हैं आप लोग बात को? इसको लेकर के कोई कठिनाई है? तो एक डिटर्मिनांट को हम लोग 2 डिटर्मिनांटों या 3 डिटर्मिनांटों के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, या कितना हो डिटर्मिनांट के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। अगर किसी एक ही लाइन का सब मेंबर 2-2 संख्याओं का जोड़ है तो 2 डिटर्मिनांट में टूटेगा। अगर किसी एक ही लाइन का सब मेंबर 3-3 संख्याओं का जोड़ है तो 3 डिटर्मिनांट के जोड़ के रूप में तोड़ सकते हैं। आज जब मैं जोड़ बोल रहा हूं तो घटाव भी समझिए, जो जोड़ की प्रक्रिया है यहाँ वही घटाव की प्रक्रिया है। अगर एक ही लाइन का सब मेंबर 2-2 पदों का घटाव हो तो डिटर्मिनांट 2 डिटर्मिनांट के घटाव के रूप में टूट सकता है। प्रॉपर्टी 10, कोई 2 रोज या 2 कॉलम्स की आपस में अदला बदली से डिटर्मिनांट का मान तो नहीं बदलता मगर डिटर्मिनांट का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ शब्द मैंने यूज किया है अदला बदली, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब इंटरचेंजिंग हुआ। 2 रोज की आपस में अदला बदली, इंटरचेंजिंग। अदला बदली में अदला कोई शब्द तो नहीं है, लेकिन शब्द तो बनते हैं हम लोग की सुविधा से ही ना। हम लोग अपनी सुविधा से बनाते हैं शब्द, और जो ज़्यादा प्रचलन में आ जाता है उसको सब लोग स्वीकार कर लेते हैं। तो वापस मान लीजिए ये एक डिटर्मिनांट है। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि कोई 2 रो मैं आपस में इंटरचेंज कर दूंगा तो इस डिटर्मिनांट का वैल्यू नहीं बदलेगा, केवल चिन्ह बदलेगा। आइए हम केवल R2 और R3 की एक्सचेंजिंग करते हैं, यानी R1 को हम रहने दिए, A B C अपने ही जगह पे। हाँ, ये वाला दोनों लाइन जो है, बीच वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, तो L M N ऊपर और X Y Z नीचे हो गया। मैंने कहा ऐसा करने से दोनों का चिन्ह पलट जाएगा। अगर ये प्लस में होगा तो वो माइनस में होगा। आप इसको तोड़िए ज़रा, LHS अगर आप तोड़ोगे तो A B C, एक का चिन्ह प्लस फिर माइनस। अब A के साथ A का रो और A का कॉलम छोड़ के ये वाला बचा, तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट का मान लिखते हैं YN घटाव ZN M, YN घटाव ZM। ध्यान दीजिएगा आप लोग। और वैसे ही B के साथ B का कॉलम और B का रो छोड़ के केवल ये दोनों बचा, तो XN घटाव ZL, XN घटाव ZL। और फिर C के साथ C का ये कॉलम और C का रो छोड़ के ये 4 मेंबर बचे, तो XM घटाव YL, XM घटाव YL। ये LHS हुआ हमारा, मतलब पहला पार्ट हुआ। और ये दूसरा वाला सेक्शन को तोड़ते हैं। यहाँ भी पहला लाइन उसी तरह से है A B C, यहाँ भी प्लस माइनस प्लस, मगर A के साथ A का रो और A का कॉलम जब छोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये बचा। तो MZ घटाओ NY, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, M और Z बोले, M गुना Z बोले चाहे Z गुना M, तो ZM घटाओ YN, ZM घटाओ YN। आप जरा ऊपर नीचे मिलाइए तो ठीक ऊपर वाला चीज़ ही ना उल्टा घट करके आया है, तो अगर वो प्लस में मिलेगा तो ये माइनस में मिलेगा। घटाव जब उलटता है तो चिन्ह बदलता है। फिर B के साथ B का भी रो और कॉलम छोड़ेंगे, ये बचा, तो ZL घटाव XN, ZL घटाव XN। और फिर C के साथ C का कॉलम और रो छोड़ के YL घटाव XM, YL घटाव XM। तो चूंकि ऊपर वाले सभी व्यंजकों में जो हर एक कोष्टक में घटाव मिला है वही नीचे भी मिला है, लेकिन उल्टा मिला है। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर ये प्लस में होगा तो ये माइनस में होगा। तो अब आप ये जान लें कि किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर 2 रो या 2 कॉलम आप आपस में बदलते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 रो या 2 कॉलम का आपस में जगह बदलेगा तो डिटर्मिनेंट के मान का चिन्ह बदल जाता है। कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम। एग्जाम्पल देखिए ना, यहीं पर है आपका A B C X Y Z L M N। चलिए R1 और R3 की मैं अदला बदली कर रहा हूँ। यह R3 उठाकर सीधे मैं R1 की जगह पर रखूँगा और R1 वाला यहाँ पे, तो L M N X Y Z बीच में ज्यों का त्यों रहा और ऊपर से A B C नीचे आ गया।
तो ये मान जो प्लस में था अब ये माइनस में हो गया। फिर चिन्ह बदलते हैं। मान लीजिए हम C2 और C3 का बदल रहे हैं, C2 और C3 का आपस में जगह बदले, तो अब ये जो माइनस में है अब ये हो जाएगा प्लस में, यानी LXA, और फिर ये दोनों का आपस में बदल रहे हैं तो NZC MYB, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। इसी तरह से कितना भी बार हम लोग दो रो को आपस में अदल बदल सकते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा, दो रो या दो कॉलम की अदला बदली करने से डिटर्मिनेंट के मान का चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस में हो तो माइनस में हो जाता है। लेकिन यहीं पर एक बात और मैं कहूँगा कि यही बदलाव अगर हम सर्कुलर वे में करें, देखिए ना, जैसे जरा यहाँ ABC XYZ LMN, इसमें इस लाइन को आप C1 कहेंगे, इस लाइन को C2 कहेंगे और इस लाइन को C3 कहेंगे। इसको एगो सर्किल पर ऐसे सजाइए तो ऐसे इसको C1 C2 और C3, ये एक सर्किल की तरह हो गया C1 C2 C3। तो अब इस सर्किल की तरह ही सजा हुआ रखते हुए हम इस डिटर्मिनेंट में जो भी बदलाव करेंगे तो यहाँ चिन्ह नहीं बदलेगा। जैसे अभी क्या है कि C1 C2 C3 है, अब C1 से न शुरुआत करके अगर हम C2 C3 C1 लिखें, अगर हम C2 C3 C1 लिखें, ध्यान दीजिए, है ना, सर्किल की तरह ही C2 वाला यानी कि XYZ, C3 वाला LMN ABC। तो ऐसा करने से वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। कोई पूछेगा क्यों? यहाँ तो सिखाया गया कि कोई दो रो आपस में बदलेगा, जगह बदलेगा तो उससे डिटर्मिनेंट के मान का चिन्ह बताया जाता है। लेकिन यहाँ बोला गया था कि कोई दो रो का आपस में अदला बदली ना, ये तो सर्कुलर वे में एक ही साथ सबका चिन्ह बदल रहा है। तो इस चक्कर में एक ही साथ दो ठो इंटरचेंजिंग होता है, एक ही साथ दो ठो इंटरचेंजिंग होता है, जिसमें एक ठो चिन्ह को प्लस से माइनस बनाता है तो दूसरा का माइनस को प्लस बनाता है, इसलिए वैल्यू में कोई असर नहीं पड़ता है। मैंने कहा सर्कुलर रखते हुए चाहे कितना ही डेटा को हम लोग पलटें। अब जैसे सर्कुलर रखते हुए C3 से शुरू भी कर सकते हैं, जैसे C1 से शुरू था, C1 C2 C3, तो C2 C3 C1 से किए, या C3 C1 C2, पहले C3 फिर C1 फिर C2, तो C3 का डेटा चाहे यहीं से ले लीजिए LMN XYZ ABC, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। इस प्रकार से दो रो आपस में अगर अदला बदली करते हैं तो डिटर्मिनेंट के मान का चिन्ह बदल जाता है, मगर सर्कुलर वे में चक्रीय रूप में अगर ये अपना जगह बदलेंगे तो डिटर्मिनेंट के मान का चिन्ह नहीं बदलता है, जस का तस रहता है। ये बात आप लोग समझिएगा, इसका जहाँ उपयोग होगा उपयोग कीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार पूरा स्क्रीन ले लीजिए। चलिए मैं प्रॉपर्टी नंबर 11 बताने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 11 में ये है कि अगर किसी रो में किसी संख्या से गुणा करके दूसरे रो में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसे डिटर्मिनेंट के मान पर कोई असर नहीं पड़ता है। और भाई ये 1 से लेकर के 10 तक हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ लिया। मैं आपको बता दूं कि असली प्रॉपर्टी यहाँ पर 11वां ही है। आप जब सवाल बनाने जाइएगा तो सवाल में चाहे किसी प्रॉपर्टी का यूज हो या चाहे मत हो, 4.2 का पहला सवाल से लेके अंतिम सवाल तक प्रॉपर्टी नंबर 11 में जो पढ़ाने वाला हूँ वो सब सवाल में यूज है। मतलब अगर आप सारा प्रॉपर्टी नहीं समझे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 11 समझ लेते हैं तो मैक्सिमम सवाल आपसे हल होगा। और अगर आप प्रॉपर्टी नंबर 11 नहीं समझते हैं, आप भले इसका सब बात आप समझ जाएं तो आपसे शायद ही कोई सवाल बनेगा, शायद 1 2 3 सवाल बन जाए और बाकी सब सवाल नहीं बनेगा, यानी 5% सवाल बनेगा। तो 95% सवाल तब आपसे बनेगा जब आप प्रॉपर्टी नंबर 11 समझिएगा। तो आइए प्रॉपर्टी नंबर 11 की मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी नंबर 11 ही अंत है, बातें तो अभी और भी हैं, छोटी बड़ी बातें तो बहुत सारी मिलेंगी। सब बातों को नियम ही थोड़े ना कहेंगे, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी नंबर 11
ये अकेले सब पे भारी है, इस पर ज़रा ध्यान देना है। और ये प्रॉपर्टी क्या है, किसी रो में कोई संख्या से गुणा करके दूसरे रो में जोड़ने या घटाने से डिटर्मिनेंट के मान में कोई असर नहीं पड़ता है। किसी रो, जब मैं रो कहूँ तो कॉलम भी समझ लीजिए अपने मन से, क्योंकि कॉलम को रो और रो को कॉलम में बदल सकते हैं। यहाँ रो कॉलम के लिए एक ही नियम है, किसी रो में किसी संख्या से गुणा कर दूसरे रो में जोड़ने या घटाने, दूसरे रो में जोड़ने या घटाने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। चलिए देख लीजिए कैसे हम लोग देखते हैं। एक एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए, जैसे किसी संख्या से गुणा कर दूसरे रो, फिर रो यहाँ जो मैंने बोला है वहाँ समझिए कॉलम भी, मतलब किसी कॉलम में कोई संख्या से गुणा करके दूसरे कॉलम में जोड़ने या घटाने से डिटर्मिनेंट के मान पर कोई असर नहीं पड़ता है। आइए एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं इसी बात को समझने के लिए। सपोज दैट आपका है A1 B1 C1, है ना, A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो मैंने कहा कि मान लीजिए आप R2 में 5 से गुणा करके R1 में जोड़ रहे हैं, R1 में जोड़ रहे हैं, R2 में 5 से गुणा करके R1 में जोड़ रहे हैं, और इसे आप R1 में जोड़ रहे हैं, मतलब R1 की जगह पर रख रहे हैं। तो ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का रूप भले बदल जाए, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ये R1 है, ये आपका R1 है, और ये नीचे वाला R2 है। मैट्रिक्स ऑपरेशन में तो हम लोग सीख ही चुके हैं, तो उसी की मदद ले रहे हैं। इसका 5 गुना, मतलब इसमें 5 से गुना करके ऊपर हमको जोड़ना है। तो A1 प्लस 5 A2, B1 प्लस 5 B2 और C1 प्लस 5 C2। पहला लाइन दूसरा लाइन में 5 से गुणा करके ऊपर लाइन में जोड़े। अब परिवर्तन हम R1 में किए हैं, तो बाकी सब जस का तस A2 B2 C2 A3 B3 C3। ऐसा करने से डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होता है। अब कोई पूछेगा क्यों नहीं चेंज होता है? वेरी सिंपल, आप लोग को बताएगा। चलिए इसका मैं प्रूफ बता रहा हूँ, पहले मैं प्रूफ बता दे रहा हूँ। कोई पूछे क्यों नहीं होता है, तो भाई इसका कारण ये है कि आपने पढ़ा था प्रॉपर्टी नंबर 9, उसमें आपने ये पढ़ा कि अगर एक ही लाइन का सब मेंबर दो पदों का जोड़ हो तो उसको हम लोग 2 डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ है ना, इसको 2 डिटर्मिनेंट में तोड़िए। पहला डिटर्मिनेंट में इसका पहला खंड डालिएगा, तो A1 B1 C1, और नीचे वाला तो जस कहता है A2 B2 C2 A3 B3 C3। और फिर वैसे ही 5 A2 5 B2 5 C2, फिर A2 B2 C2 A3 B3 C3। यहाँ तो फर्क पड़ा है, ऊपर वाला लाइन 5 गुना हो गया तो 5 कॉमन हो जाएगा। आप लेकिन 5 कॉमन हो चाहे मत कॉमन हो, जब कॉमन होगा तो ऊपर वाली लाइन और बीच वाली लाइन समान दिखेगी। कॉमन नहीं होगा तो बीच वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन समानुपाती है। तो आपको बताया गया है कि अगर 2 लाइन समान हो या समानुपाती हो तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। तो ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ भी 2 लाइन समान है, यहाँ भी नहीं, यहाँ कोई लाइन समान नहीं है, ये पहला वाला ही डिटर्मिनेंट है। तो जस का तस पहला वाला डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा है ना कि अगर किसी लाइन में कोई संख्या से गुणा करके दूसरे लाइन में जोड़ते हैं या घटाते हैं, है ना, या हम यहाँ जोड़े रहते या घटाए रहते, यही ना अंतर होता कि बीच में जोड़ चाहे घटाव आता, लेकिन ये तो 0 ना हो जाता तो खत्म होना है, में मूल डिटर्मिनेंट है वही बचेगा।
तो प्रश्न उठता है ये कि ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा करने से तो बड़ा हो जा रहा है। तो भाई अभी प्रॉपर्टी समझाई जा रही है, जब प्रॉपर्टी एक बार समझ लीजिएगा तो इसका इस्तेमाल करके सवाल को छोटा और आसान कैसे बनाया जाता है ये आपको हम लोग सिखाएंगे। लेकिन अभी तो आप ये जानिए कि किसी रो में या किसी कॉलम में किसी संख्या से गुना करके दूसरे रो या कॉलम में जोड़ते हैं तो डिटर्मिनेंट के मान पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसी तरह के दूसरे कुछ एग्जाम्पल्स में ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। चलिए देखते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि R1 और R2 के बीच ये ऑपरेशन हो रहा है तो R1 R2 में से ही किसी जगह रखा जाएगा। जैसे अगर R1 और R2 के बीच का ऑपरेशन है तो इसे या तो R1 की जगह रखेंगे या R2। ऐसा नहीं कि R1 और R2 के बीच क्रिया करके और आप इसे रख दीजिएगा R3 की जगह, है ना। ठीक है। वैसे ही जैसे ये ABC XYZ LMN तो R1 प्लस R2, ध्यान दीजिए R1 प्लस R2, अब मैंने कहा है R2 की जगह, तो परिवर्तन हमको R2 की जगह करना है, यानी R1 और R3 जस का तस। हाँ, और आप जानते ही हैं कि परिवर्तन करने के बाद वैल्यू नहीं बदलेगा, जस का तस रहेगा। तो पहले मैं बीच वाली लाइन ही लिख रहा हूँ, R1 और R2 को जोड़ करके तो संगत जुड़ता है A प्लस X B प्लस Y और C प्लस Z। जब दो रो हम लोग जोड़ते हैं तो संगत सदस्य जोड़ते हैं, पहला पहला आपस में, दूसरा दूसरा आपस में, तीसरा तीसरा आपस में। हाँ, अब इसके ऊपर वाला लाइन ABC जस का तस और सबसे नीचे वाला लाइन LMN, ये हो गया हम लोग का। कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कोई दो ही रो, ये भी तो हो सकता है कि R1 R2 R3 R1 R2 R3 तीनों जोड़े और R1 की जगह पर रखें। जिन रोज के बीच क्रिया करते हैं उनको उन्हीं में से किसी एक जगह रखेंगे। जैसे ये R1 R2 R3 के बीच है तो इसको हम लोग R1 की जगह भी रख सकते हैं, या R2 की जगह भी रख सकते हैं, या R3 की जगह भी रख सकते हैं, तीनों में से कोई भी जगह रख सकते हैं। अच्छा, ये देखिए C1 प्लस C3 को हम लोग C1 की जगह भी रख सकते हैं या C3 की जगह भी रख सकते हैं, है ना। एक बात लेकिन मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, चलिए इसको मैं मिटा के एक बार बता रहा हूँ, है ना। इसी प्रॉपर्टी का वो हिस्सा है, इसी प्रॉपर्टी का वो हिस्सा है, पहले आप जान लीजिए, या रुकिए इस पर मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ फिर उसको मैं क्लियर करूँगा। एग्ज़ाम्पल चलिए आपकी किताब से ही मैं लेता हूँ। आपकी किताब में एक क्वेश्चन, हाँ ये आपकी किताब में एक क्वेश्चन है 43 35 17 3 21 9 6 4 2 कहा गया, इसका वैल्यू क्या होगा बताइए। भाई वैल्यू तो आप लोग डायरेक्ट तोड़कर भी बता लीजिएगा, मगर खबरदार डायरेक्ट नहीं तोड़ना है। अब आपको कोई भी सवाल, शायद कोई एक तो सवाल ही ऐसा होगा जो बिना प्रॉपर्टी के बनेगा, और बाकी सब जगह जहाँ प्रॉपर्टी लग सकता है वहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। प्रॉपर्टी किस लिए अप्लाई करेंगे, तो वहाँ जो अंदर में सदस्य है उनको या तो छोटा बनाना है या जीरो बनाना है। छोटा या जीरो बनाएंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब खुद देखिए ज़रा, इसमें बड़ी बड़ी संख्या है, इसमें उससे थोड़ी छोटी संख्या है, इसमें उससे थोड़ी छोटी संख्या है, क्या करें कि ये और छोटा हो जाए। 6 सते 42, ऐसा करते हैं इसका 7 गुना, ये हमारा C1 है, ये C2 है और ये C3 है, तो C1 में से इसका 7 गुना घटाया जाए। C1 घटाओ 7 गुना C3, C1 की जगह पर, C1 की जगह पर C1 में से C3 का 7 गुना, तो खुद देखिए C1 है आपका सदस्य, C1 है आपका सदस्य C3 C1 में है 43 35 17
और C3 का 7 गुना, 7 C3, 6 7 42, 7 से हम गुणा कर रहे हैं, 7 चौक 28, 7 दूना 14, और हमको इसमें से घटाना है और घटा के C1 की जगह पर रखना है। तो घटाइए, ये आएगा 1, ये आएगा आपका 7, ये आएगा आपका 3, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 7 3। डायरेक्ट आप लिखोगे, ये खुद से मन में आप समझो, डायरेक्ट आप लिखो। और 3 21 9 6 4 2। अब ध्यान दो, अब जरा इस लाइन में से 3 कॉमन हो रहा है और इस लाइन में से 2 कॉमन हो रहा है, तो 3 गुना 2, पहला लाइन 1 7 3, दूसरा लाइन में 1 7 3 और फिर 3 2 1। फिर आप बोलोगे 6 गुना 0, क्योंकि आपको सिखाया गया है कि कोई भी 2 लाइन अगर समान हो तो डिटर्मिनेंट का मान 0, तो इसका वैल्यू हो गया 6 गुना 0 बराबर 0। ध्यान दे रहे हैं? चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टी समझाने के लिए ही मैंने लिया है। मेरा टारगेट इतना ही है कि आप प्रॉपर्टी समझ जाएं। एक और क्वेश्चन है 42 28 14 1 7 3 6 4 2। ठीक वैसा ही तो क्वेश्चन है, वैसा ही है। यहाँ भी हमको यही दिख रहा है कि इसमें से इसका शतगुना घटाएंगे, इसमें से उसका शतगुना घटाएंगे तो काम हो जाएगा, है ना। फिर भी बातों को समझने के लिए 1-2 क्वेश्चन में और चाहता हूँ लेना आप लोग को समझाने के लिए। प्रॉपर्टीज समझ में आ जाए तो अच्छा, यही मूल टारगेट है हम लोगों का। ये देखिए क्वेश्चन है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ऐसे तो किसी भी सवाल को बनाने के कई तरीके हैं। जब आप सीख लीजिएगा तो आप खुद से नए नए तरीके ईजाद करने लगिएगा, लेकिन यहाँ मैं कोई एक तरीका ही ना बता पाऊँगा। तो चलिए इसको पहले स्क्वायर तोड़ देते हैं। 1 4 9, फिर 4 9 16, फिर 9 16 25, और फिर हमें और छोटा करना है। सबसे बड़ी संख्या इसमें है, उससे छोटी उससे छोटी। इस बार थोड़ा सा दूसरा तकनीक यूज करें हम लोग। इस बार C3 में से C2 घटा रहे हैं और C2 में से C1 घटा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, C3 में से C2 और C2 में से C1। इसको रखा जाए C3 की जगह और इसको रखा जाए C2 की जगह। जब आपको नहीं बताया जाए कि कहाँ रखना है तो समझिए कि दोनों में से पहला जगह रखना है। तो परिवर्तन हमको C3 में, पहले C3 वाला काम कर लिया जाए। C3 ये C1, ये C2, ये C3। C3 में से C2 घटाना है, इसमें लाइन में से उस लाइन को घटाना है। 9 घटाओ 4 5, 16 घटाओ 9 7, 25 घटाओ 16 9, और फिर इस लाइन में से उस लाइन को घटाया जाए। 4 में से 1 गया 3, 9 में से 4 गया 5, और 16 में से 9 गया 7, और फिर 1 4 9। क्या इसे और छोटा कर सकते हैं हम लोग? हाँ, दिख तो रहा है इसमें। फिर इस लाइन में से इस लाइन को घटा दिया जाए, फिर C3 में से C2 को घटाया जाए, और C2 में से C1 को फिर से एक बार घटाया जाए, और C2 में से C1 को, तो C3 में से C2 को घटाए। ये 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 9 गया -2, 1 4 9। ये हो गया हम लोग का, है ना। मैं थोड़ा सा लंबा तरीका बता रहा हूँ इस सवाल को बनाने का। इस सवाल को बनाने का छोटा तरीका भी है इससे। असल में मेरा टारगेट ये सवाल बनाकर दिखाना नहीं है, मेरा टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा बार मैं प्रॉपर्टीज़ यूज करूँ, है ना, जिससे आप इसके प्रति थोड़ा सा स्वाभाविक बने, आपके लिए ये नॉर्मल चीज़ बने। फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर देखिए ज़रा, फिर एक बार R1 में से R2 घटा दीजिए। 2 घटाओ 2 0 हो जाएगा, और R2 में से R3। फिर इसके बाद R1 घटाओ R2
R2 घटाव R3। देखिए मैंने यहाँ नहीं लिखा किस जगह लिखना है। जब मैंने R1 घटाव R2 लिखा और ये नहीं लिखा कहाँ रखना है, तो समझिए कि पहला जगह यानी R1 की जगह रखना है। R2 घटाव R3 में मैंने ये नहीं बताया कि किस जगह, मतलब समझिए कि R2 की जगह। तो R1 घटाव R2 ऊपर वाला लाइन में से नीचे वाला लाइन, -3, 2 घटाव 1 1 0, फिर बीच वाला लाइन में से नीचे वाला लाइन -5 सिर्फ 3 0, और ये रहा 9 -2 2। फिर एक्सपेंड कर लें इसे आप कॉलम 3 से, केवल 2 प्लस माइनस प्लस, और 2 के साथ 2 का रो और कॉलम छोड़ के ये -9 और +5, तो 2 गुना ये हो जाएगा -4, ये हुआ -8। हो सकता है मुझसे कैलकुलेशन में जल्दीबाजी में कुछ गड़बड़ी हो गया हो, लेकिन आप प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। आपका टारगेट है कि प्रोसेस से कैलकुलेशन करके इसमें मौजूद मेंबरों को हम लोग छोटा करें और उसके हिसाब से बनाएं। जैसे मैंने प्रॉपर्टी 10 बताया, प्रॉपर्टी 10 अभी कंप्लीट मैंने नहीं बताया है। प्रॉपर्टी 10 का ही प्रॉपर्टी 11 कंप्लीट मैंने नहीं बताया है। प्रॉपर्टी 11 का ही अगला हिस्सा मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं नाम दे रहा हूँ प्रॉपर्टी 12, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसे अलग से आप समझें। अभी तक तो मैंने बताया कि किसी रो में कोई संख्या से गुणा करके दूसरे रो में जोड़ना या घटाना, लेकिन कई बार क्या होता है कि पहले रो में भी कोई संख्या से गुणा होता है और दूसरे रो में भी कोई संख्या से गुणा होता है और फिर जोड़ा या घटाया जाता है। तो जब दोनों रो में कोई संख्या से गुणा करके जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो अगर हम R1 की जगह पर रखेंगे तो वहाँ R1 वाला गुणन प्रभावी होगा, और अगर R2 की जगह पर रखेंगे तो R2 वाला गुणन प्रभावी होगा। कहने का मतलब है ना कि R1 की जगह, इस चीज़ को R1 की जगह लेने से, R1 की जगह लेने पर डिटर्मिनांट के गुणन हो जाएगा, के गुणन हो जाता है, होता है ना। तो उसका मान न बदले इसके लिए वहाँ के से हमको भाग देना पड़ता है, 1/k लगाना पड़ता है। किसी डिटर्मिनांट में अगर कोई इस तरह का ऑपरेशन कर रहे हैं कि पहला रो में भी कोई संख्या से गुणा कर रहे हैं, दूसरा रो में भी कोई संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो अगर आप इसको R1 की जगह पर रखिएगा तो R1 में जिससे गुणा हुआ है संख्या का, वो डिटर्मिनांट उतना गुणन हो जाएगा। जैसे यहाँ मैंने k से गुणा किया है तो डिटर्मिनांट k गुणन हो जाएगा, और अगर R2 की जगह रखेंगे तो R2 में मैंने l से गुणा किया है तो R2 की जगह रखने पर डिटर्मिनांट l गुणन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ABCXYZLMN, मैंने कहा 2R1 + 5R2 को मैं R1 की जगह रख रहा हूँ। ध्यान दीजिए, ये है आपका R1 और ये है आपका R2। इसमें मैंने कहा कि 2 से गुणा कीजिए और इसमें 3 से गुणा कीजिए। R1 में 2 से R2 में 5 से गुणा करने को मैंने कहा। अब गुणा करके जोड़ना है तो सिंपल, जब आप गुणा कर रहे हैं 2A + 5X, इसमें 2 से गुणा करके, इसमें 5 से गुणा करके, 2B + 5Y, फिर 2C + 5Z, बाकी XYZLMN, ये हुआ। अब चूंकि मैंने R1 से रखा है तो ये डिटर्मिनांट उस डिटर्मिनांट का 2 गुना हो गया। R1 में मैंने 2 से ना गुणा किया है तो यह डिटर्मिनांट उसके बराबर नहीं रहा, 2 गुना हो गया। मान न बदले इसके लिए हमको 1/2 से गुणा करना पड़ेगा। इस बात को समझिएगा और इस प्रॉपर्टी को यूज कीजिएगा जहां आपको ज़रूरत होगी। फिर उसी तरह से समझिए 5C1 जो 7C2 को अगर मैं C1 की जगह रखूं तो डिटर्मिनांट 5 गुणन हो जाएगा। अगर 5C1 + 7C2 को मैं C2 की जगह रखूं तो C2 में 7 से गुणन है, डिटर्मिनांट 7 गुणन हो जाएगा। 12 में कह रहा है यदि किसी एक रो या कॉलम के सभी सदस्य समान हो, यानी कि सब मेंबर 2 2 2 या 3 3 3 या x x x हो, किसी भी 3/3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनांट में किसी एक लाइन का सब मेंबर यदि समान हो,
या एक ही हो केवल, तो वहाँ उन तीनों मेंबरों में से 2 मेंबर को 0 बनाते हैं, फिर जो कॉमन हो सकता है कॉमन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, लेकिन उस एग्जाम्पल से पहले एक बात और मैं बता लूँ। सर्कुलर डिटर्मिनेंट समझिए कि क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 12 का एग्जाम्पल है 13 नंबर, सर्कुलर डिटर्मिनेंट। सर्कुलर डिटर्मिनेंट यानी चक्रीय सारणिक डिटर्मिनेंट, चक्रीय सारणिक सर्कुलर डिटर्मिनेंट 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। इसको तो फॉर्मूला की तरह आप लोग याद कीजिए। इसका मान होता है a माइनस बी माइनस, इसका मान होता है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब हमको देखना है कि ऐसा कैसे होता है। यहाँ मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात जो यहाँ कही गई कि अगर एक ही लाइन में 3 मेंबर 1 हो जाए तो उनमें से 2 को 0 बनाइए, फिर जो कॉमन हो सकता है कॉमन कीजिए। दूसरी बात, कभी भी डिटर्मिनेंट के मान को गुणनखंड फॉर्म में लाना हो, फैक्टर फॉर्म में लाना हो, तो जितना फैक्टर है काउंट कर लीजिए, 1 2 3, 3 फैक्टर है, तो एक को छोड़कर कम से कम 2 तो फैक्टर कॉमन कीजिए डिटर्मिनेंट से बिना एक्सपेंशन किए, तब एक्सपेंशन कीजिए। अगर आप इस बात को फॉलो नहीं कीजिएगा तो सवाल आपका लंबा हो जाएगा या आपको फंसा देगा। तो मुझे क्या करना है कि कॉलम 1 में तीनों मेंबर 1 है, इसमें से 2 मेंबर को 0 बनाना है। ध्यान दीजिए, तो मैं रो की मदद से बनाऊंगा। अगर कॉलम का तीनों मेंबर समान है तो रो से रो के बीच ऑपरेशन से उसको 0 बनाएंगे। अगर रो का तीनों मेंबर समान है तो कॉलम से कॉलम के बीच के ऑपरेशन से उसको 0 बनाएंगे। और बड़ा सिंपल, एक बार R1 घटाओ R2 और एक बार R2 घटाओ R3, यही दोनों काम करते हैं। यहाँ R1 घटाओ R2 और R2 घटाओ R3। R1 घटाओ R2, ऊपर वाला घटाओ नीचे वाला, तो 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और R2 माइनस R3 यानी बीच वाला में से नीचे वाला 0, b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर 1c स्क्वायर। तो मैंने यहाँ बताया था कि जब भी एक ही लाइन का तीनों मेंबर 1 हो या समान हो तो 2 ठो को 0 बनाते हैं, फिर जो कॉमन हो सकता है उसे कॉमन करेंगे और तब विस्तार करेंगे। तो चलिए, यहाँ पहला रो और दूसरा रो में कुछ कॉमन होने की स्थिति है, लेकिन देख लेते हैं क्या है ना। यहाँ मैं बता रहा हूँ आप लोग को, उस चीज़ को दोबारा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। 0 a माइनस बी, और ध्यान रहे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर 0 b माइनस सी, अब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को लिखते हैं b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और उसी तरह से आगे 1c स्क्वायर। अब फर्स्ट रो में सब में a माइनस बी है, 0 में तो कुछ भी गुणा या भाग होने पर 0 ही होता है, तो मान के चलिए कि 0 में से कुछ भी कॉमन होता है, तो R1 के सब मेंबर में a माइनस बी है और R2 के सब मेंबर में b माइनस सी है, तो a माइनस बी R1 से कॉमन किए और b माइनस सी R2 से कॉमन किए, फिर मिला क्या, R1 में a माइनस बी निकला है 0, a माइनस बी निकल गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 और a प्लस बी, है ना। और फिर कैमरा इधर कर लीजिएगा ताकि पूरा मैं भी आऊँ, 0 1 b प्लस सी 1c स्क्वायर, फिर कॉलम 1 से एक्सपेंड कीजिए इसको, तो a माइनस बी माइनस सी, कॉलम 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, इसका थर्ड मेंबर लेंगे, है ना। इसका रो कॉलम छोड़कर 1 मैंने सीधे लिया, 0 0 नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं 0 0 लेता भी तो गुणा भाग होकर के ख़त्म हो जाता, इसलिए 0 मैंने नहीं लिया। तो 1 का कॉलम और 1 का रो छोड़कर जो बचा 1 a प्लस बी 1 b प्लस सी, फिर तो a माइनस बी माइनस सी, और गुणा में 1 रहने से कुछ अलग प्रभाव नहीं पड़ेगा, ज्यों का त्यों रहेगा, 1 से गुणा ख़त्म। हाँ, डिटर्मिनेंट में पहले ऐसे गुणा और फिर माइनस में ऐसे, तो माइनस a माइनस बी, तो b से b कैंसिल हुआ, बचा क्या आपका a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। ये हुआ आप लोग का सर्कुलर डिटर्मिनेंट।
प्रोसेस पर ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन और भी आ सकता है, एग्ज़ाम में कई बार इस पर क्वेश्चन आया है ना। एक बार तो ABC लेकर आया है, एक बार ठीक यही क्वेश्चन ऐसे आया है 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर। तो सिंपली यही प्रोसेस और होगा x माइनस वाई y माइनस जेड जेड माइनस एक्स। अच्छा, अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगली बात है आपका सर्कुलर डिटर्मिनेंट। मैंने बता दिया 13 नंबर सर्कुलर डिटर्मिनेंट के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ जानिए। अब मैं सवाल पर धीरे धीरे फोकस हो रहा हूँ। प्रॉपर्टी मान के चलिए कि सब खत्म हो गया, अब मैं सवाल पे आ रहा हूँ कि किस तरह के सवाल आते हैं, वहाँ क्या किया जाता है। यहाँ भी मैंने वही बताया कि अगर एक ही लाइन का सब मेंबर समान है या एक है तो उसमें से 2 को 0 बनाएं, उसके बाद जो कॉमन हो सकता है कॉमन करें और उसके बाद 0 वाला लाइन से ही एक्सपेंड करें। ये एक तकनीक हुआ। अब एक दूसरी तकनीक यहीं पर 14 नंबर है। अगर किसी डिटर्मिनेंट में हर एक लाइन के सभी सदस्यों का जोड़ समान हो, अचर हो, तो वहाँ तीनों कॉलमों का जोड़ करते हैं। और अगर सभी कॉलम के अगर कॉलम के सभी सदस्यों का जोड़ समान हो, अचर हो, तो वहाँ सभी रो को जोड़ते हैं। ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा है ना। 14 नंबर मैंने कहा यदि हर एक रो के सभी सदस्यों, मतलब पहला रो का भी सब सदस्य का जोड़, दूसरा रो के भी सब सदस्यों का जोड़, सदस्यों का योग स्थिर हो, अचर हो, समान हो। एक ही बात हुआ, मतलब पहला रो के तीनों मेंबर को जोड़ने पर जो आया, दूसरा रो के तीनों मेंबर को जोड़ने पर जो आया, तीसरा रो के सब मेंबरों को जोड़ने पर जो आया, वो सब एक ही हो, तो सभी कॉलम, तो वहाँ C1 पर सभी कॉलम्स जोड़ते हैं। सभी कॉलम्स जोड़ते हैं, मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे। अगर 3 कॉलम वाला हो तो 4 कॉलम वाला हो तो चारों को जोड़ेंगे। और इसका उल्टा, अगर हर एक कॉलम के सब सदस्यों का जोड़ स्थिर हो तो सभी रो को जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, अगर रो के सभी सदस्यों का जोड़ स्थिर हो तो कॉलमों का जोड़ करेंगे, और कॉलम के सभी सदस्यों का जोड़ स्थिर हो तो रो का जोड़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ। जैसे एक सवाल लेता हूँ मैं आप लोग की सुविधा के लिए। आप लोग के NCERT किताब से लेता हूँ मैं एक क्वेश्चन। आपका NCERT 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा, y प्लस के वाई 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 प्लस के वाई 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 प्लस के। आप ध्यान दीजिए, हर एक लाइन में तीनों मेंबर का यदि जोड़ करेंगे तो 3y प्लस के आ रहा है। तीनों मेंबर का जोड़ करने पर 3y प्लस के आ रहा है, मतलब एक ही चीज़ आ रहा है। तो जब तीनों रो के सब मेंबर का जोड़ एक ही है तो तीनों कॉलम को जोड़ेंगे। तो यहाँ हमारा तकनीक क्या होगा, तीनों कॉलमों का जोड़ करेंगे। C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ के C1 की जगह पर, तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ऐसे हम जोड़ रहे हैं। तो पहला मेंबर आपस में y y y 3y और प्लस के, वैसे ही यहाँ भी y y y 3y प्लस के 3y प्लस के, और वैसे यहाँ भी y y y 3y प्लस के, और ये y प्लस के y प्लस के, और इस प्रकार से हुआ। अब यहाँ पहला कॉलम के सब सदस्य से 3y प्लस के कॉमन, हाँ ये जान लीजिए। इसके बाद इस तरह के सभी सवालों में यही सिचुएशन आता है, हमेशा एक ही चीज़ आ जाएगा और वो आएगा तो कॉमन हो जाएगा, है ना। कॉमन हो जाएगा तो 3y प्लस के कॉमन हुआ, और 3y प्लस के कॉमन होने पर आपका आएगा 1 1 1, फिर y प्लस के y प्लस के, और फिर बताया गया अब इसके बाद
ठीक पहले वाले में 13 नंबर में और 12 नंबर में कि अगर एक ही रो या कॉलम के सब सदस्य समान हो या एक हो तो उनमें से 2 को 0 बनाते हैं, तो 3 को 1 में से 2 को 1 को 0 बनाया जाए। R1 घटाव R2, R2 घटाव R3। यहाँ ये मैंने नहीं लिखा कि R1 घटाव R2 कहाँ लिखना है, मतलब R1 की जगह लिखना है। R2 घटाव R3 कहाँ लिखना है, मतलब R2 की जगह लिखना है। मतलब पहिल का जगह R1 घटाव R2 कहाँ लिखना है नहीं मैंने बताया, मतलब पहला जगह R1 की जगह। R2 घटाव R3 मैंने नहीं बताया कहाँ लिखना है, मतलब पहला जगह R2 की जगह, दोनों में जो पहला होता है उसकी जगह। तो यहाँ 3y प्लस के, अब ऊपर वाला लाइन में से बीच वाला लाइन 0, y में से ये घटा रहे हैं है ना, y ये माइनस वाई माइनस के, तो y कटेगा माइनस के, फिर y घटा y 0। एक्चुअली ऊपर वाला में से नीचे वाला y घटाओ माइनस घटाओ के, तो y कटा माइनस के, फिर y घटाओ y कटा 0। अब वैसे ही यहाँ भी 0 के माइनस के और 1y प्लस के। फिर आपको बताया गया है कि ऐसा होने के बाद जो कॉमन हो सकता है कॉमन कीजिए। तो R1 में भी के कॉमन हो रहा है, R2 में भी के कॉमन हो रहा है। 3y प्लस के और 2 बार के कॉमन हुआ, 0 -1 0, 0 में से कुछ भी कॉमन होगा और गुणा होगा तो 0 ही रहेगा। फिर 0 1 -1, फिर 1 y प्लस के। अब फिर एक्सपेंशन करते हैं 0 वाली लाइन से ही, तो के स्क्वायर 3y प्लस के एक्सपेंशन करेंगे तो 0 0 वाला लिखेंगे नहीं, लिखेंगे भी तो ख़त्म हो जाएगा। 1 चिन्ह इसका तो प्लस माइनस प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। और रो और कॉलम छोड़ के ये जो बचा इसमें -1 गुना -1 1 घटाओ 0, तो सब 1 वाला ख़त्म, केवल आया 3 स्क्वायर 3y प्लस के। तो अगर कहीं भी हर एक लाइन के सब मेंबर का जोड़, मतलब सभी हर एक रो के सब मेंबर का जोड़ स्थिर हो तो सब कॉलम जोड़ेंगे, और अगर हर एक कॉलम के सब मेंबर का जोड़ स्थिर हो तो सब रो जोड़ेंगे। मतलब रो वाला जोड़ स्थिर है तो कॉलम जोड़ना है, और कॉलम वाला जोड़ स्थिर है तो रो जोड़ना है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद अगली बात मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग की सुविधा के लिए। हाँ, ये था आपका 14 नंबर, और आइए 15 नंबर की बात करते हैं। प्रायः उस पर क्वेश्चन आता है और लोग हमेशा फंस जाते हैं, है ना। लेकिन अगली बात चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से एक चर्चा कर लेना चाहता हूँ। शायद आपको याद होगा एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी में बताया गया है कि ये संख्याओं का ऐसा समूह है, ग्रुप है, जिसमें बीच का अंतर बराबर होता है, लगातार पदों का अंतर बराबर होता है, दूसरा घटाव पहला जितना होता है तीसरा घटाव उतना ही होता है। अगर कोई लिखे ABC AP में है तो आपको समझना है कि B घटाव A बराबर C घटाव B। लेकिन ज़रूरी है कि बीच का घटाव हम हमेशा ऐसे उल्टे घटाएंगे, सीधो तो घटा के निकाल सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि A घटाव B बराबर B घटाव C, मतलब लगातार पदों का अनुपात अगर बराबर है तो AP में है। अब 15 नंबर में क्या बताने वाला हूँ, नोट। यदि हर एक रो के मेंबर AP में हो आपस में, यदि हर एक रो के मेंबर आपस में AP में हो, या हर एक कॉलम के मेंबर आपस में AP में हो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है ना। जैसे देखिए ना, x + 1 x + 2 x + 3 x + 2 x + 3 x + 4 x + a x + b x + c, ऐसे लिखकर, और ये भी बोला जाए कि ABC AP है। तो देखिए यहाँ हर एक कॉलम AP में है। AP में होना मतलब क्या होना, बीच का अंतर समान होगा, तो इसमें और इसमें बीच का अंतर 1, उसके और इसके बीच का अंतर 1। तो पहला कॉलम का भी सब मेंबर में लगातार में बीच का अंतर 1 है, दूसरा कॉलम के भी सब मेंबर में बीच में अंतर 1 है,
तीसरा कॉलम के बारे में तो अपना ही सवाल में लिखा है कि ABC AP में है, तो इसके लिए हमको अलग से कुछ जांचना नहीं है, तो उस पक्का इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। अब कोई क्या साबित कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए कैसे होगा 0। वेरी सिंपल, जब कॉलम AP में हो तो रो से रो घटाइए, और जब रो AP में हो तो कॉलम से कॉलम घटाइए। ध्यान दीजिए, जब कॉलम AP में हो तो रो से रो घटाना है, R1 घटाओ R2, R2 घटाओ R3, और जब रो AP में होगा तो कॉलम में से कॉलम घटाना है, C1 घटाओ C2, C2 घटाओ C3, तो R1 घटाओ R2 और R2 घटाओ R3। सबसे पहले R1 घटाओ R2, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटाए, तो ये खुद देखिए ना आप, x + 1 में से आप घटा रहे हैं -x - 2, x घटा 1 - 2 -1 -1, वैसे ही यहाँ भी -1, और यहाँ भी x कटा a - b, यहाँ भी -1 -1 b - c, और फिर x + 3 x + 4 x + c। अब देखिए R1 R2 समान है, यहाँ R1 = R2, देख लीजिए ये दोनों मेंबर तो समान दिख रहे हैं। क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि ABC AP में है, तो जब ABC AP में है तो a - b = b - c ना, ये दोनों का मान बराबर होगा। तो जब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो R1 R2 बराबर हुआ। और जब दो लाइन बराबर हो, कोई भी दो रो या दो कॉलम समान हो, तो डिटर्मिनेंट का मान 0। तो याद रखिएगा, यदि किसी डिटर्मिनेंट के तीनों रो वाले मेंबर आपस में AP में हो, पहला रो का मेंबर भी आप अपने में AP में हो, दूसरा वो रो वाला भी अपने आप में AP हो, तीसरा रो भी अपने आप में AP हो, तो डिटर्मिनेंट 0। या पहला कॉलम भी अपने आप में AP हो, दूसरा कॉलम भी अपने आप में AP हो, तीसरा कॉलम भी अपने आप में AP हो, तो डिटर्मिनेंट 0 है ना। ये हुआ 15 नंबर की बात। आइए 16 नंबर की बात में बताता हूँ। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि मैं इतना सारा प्रॉपर्टी बता रहा हूँ इसका मतलब कि सब सवाल प्रॉपर्टी से ही बनेगा। कुछ सवाल ऐसे भी हैं कि प्रॉपर्टी का वहाँ कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। अब देखिए ना, एक क्वेश्चन है, प्रायः ये साबित करने के लिए दे दिया जाता है, कहा जाता है B + C A B C + A C B और A + B। कहा जाएगा साबित कीजिए 4ABC। कहाँ दिया जाएगा? एक्सरसाइज में बीच में दिया जाएगा, जहाँ सब सवाल प्रॉपर्टी से बन रहा है, और इस सवाल में प्रॉपर्टी लगना है नहीं। और लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो प्रॉपर्टी की मदद से और लंबा होता जाएगा, है ना। तो अब ये सवाल ऐसे है कि डायरेक्ट एक्सपेंड कीजिए। आप ये मत सोचिए कि हमेशा आपको प्रॉपर्टी ही लगाना है, कभी कभी डायरेक्ट एक्सपेंड भी करना है। जैसे कॉलम 1 से एक्सपेंड कर दिए तो B + C के साथ इसका रो और कॉलम छोड़ के ये दोनों का गुणा C + A गुना A + B। घटाओ BC, घटाओ A, ये वाला आप A के साथ A का कॉलम और रो छोड़ के ये B गुना A + B, घटाओ BC प्लस A, ये वाला इसका कॉलम और रो छोड़ के, और BC घटाओ ये C गुना C + A, ये हुआ। कैलकुलेट करते हैं B + C। अब सिंपल कैलकुलेशन है, C से गुना हुआ आपका CA प्लस C से BC हुआ प्लस A² प्लस AB हुआ माइनस BC हुआ, और इसी प्रकार से नीचे -A के संग AB + BC माइनस BC, और फिर प्लस A के साथ BC - C² और माइनस CA। इसमें आपका BC कट गया, इसमें भी आपका BC कट गया। अब कैलकुलेट कीजिए, सब आपस में कटेगा और कटने के बाद लास्ट में बस 4ABC बचेगा। ABC करके 4 बार आएगा तो सब ऐड हो जाएगा, 4ABC हो जाएगा। इस प्रकार से ज़रूरी नहीं है कि सब जगह कोई ना कोई प्रॉपर्टी ही लगाइएगा। अच्छा, एक और बात, 16 नंबर बात, सवाल बनाने से लेकर के देखिए, भिन्न भिन्न रो और कॉलम ऑपरेशन जो हम लोग करते हैं, अभी तक मैंने जो सिखाया, अलग अलग तरह का रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन डिटर्मिनेंट पर करने के लिए, उसका टारगेट बस इतना ही है कि सारे मेंबर
या तो छोटे छोटे हो जाएं या 0 हो जाए, जिससे एक्सपेंशन आसान हो जाए। तो ये अंतिम बात थी मेरी। मुझे आशा है कि आपसे इसके आधार पर एनसीईआरटी का 4.2 का या किसी भी एक्सरसाइज का सवाल बनेगा। इसके बाद आगे जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो 4.2 का वीडियो होगा। 4.2 के कुछ सवाल जो इसमें मैंने नहीं बताया मैं बताऊँगा। थैंक यू ऑल। लॉकडाउन में लाभ उठाइए इन सब चीज़ों का और ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए।